बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों का सेकंड ईयर का आज सेकंड लेक्चर है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अभी फ़र्स्ट ईयर के पेपर जो हैं वो आपके कैंसिल हो गए हैं या डिले हो गए हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है कि ये पॉसिबल है कि एट द एंड वो आपसे कहें कि कंपोजिट एग्ज़ाम दें, यानी फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इकट्ठा एग्ज़ाम दें। तो उसके लिए आपके पास अभी टाइम है, इसलिए आपने एक तो ये है कि उसके साथ टच रहना है। फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस के साथ आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है ऑलरेडी। मुझे पता है कि आप लोग एग्ज़ाम में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने ये करना है कि मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो सेकंड ईयर की इंग्लिश है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, ये मुश्किल है थोड़ी, मतलब इसमें मार्क्स लेना मुश्किल है फ़र्स्ट ईयर की निस्बत, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं अननोन आती हैं, जो आपने पहले नहीं देखी होती। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, जबकि फ़र्स्ट ईयर में सारी की सारी चीज़ें आपको पता होती हैं कि यही स्टोरी है, यही एप्लीकेशन है, यही चैप्टर है, एट्सेट्रा। लेकिन इसमें ये थोड़ा जो है वो डिफरेंट है, इसका सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि इसमें इसका सिलेबस लेंथी भी है, सेकेंड ईयर का इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत लेंथी है। अभी आप करना शुरू कर दोगे तो ही आप इस पर पूरा उतर सकते हैं। एक तो ये है कि अभी स्टार्ट कर दें, अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया मत करें, आपके पास अभी बहुत सा वक्त है। तो आप इस वक्त को पूरा यूटिलाइज़ करें, इसको हरगिज़ वेस्ट ना करें। आपके जो जानने वाले आपकी फ्रेंड्स हैं या आपके जो बॉयज़ हैं, उनके जो दोस्त हैं, आप सब जो हैं उनको भी इस बात पे कन्विंस करें कि अभी से बजाय इसके कि फ़ारिग रहें, अभी से जो है वो ऑनलाइन लेक्चर लेना शुरू कर दें। जब तक आप ये बात समझने की कोशिश करें कि 15 जुलाई तक अब ये मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। एकेडमी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं हो सकते। तो ये वक्त आप ज़ाया करने की बजाय अगर आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का जो है वो तकरीबन 30% जो है सिलेबस कवर कर लेंगे। तो अब ये जो हम 30% सिलेबस कवर करेंगे, इस सिलेबस को कवर करने के बाद जब री ओपन होगी एकेडमी, तो फिर हम ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा क्लियरली, आपको ये पता होना चाहिए कि हम सिलेबस को ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे? जितना हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, यानी अगर 30% पढ़ा है तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप अपना वक्त ज़ाया मत करें और इसके साथ हमारे साथ शामिल हो जाएं अभी से, और क्लासेस सीरियसली लेना शुरू कर दें। क्योंकि अभी थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको 1.5-2 माह में इतना फ़ायदा होगा कि जब 2 माह के बाद आपको इस बात का एहसास होगा। तो अब इसका हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। कल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि पहले जो हैं इसमें चैप्टर वो कितने हैं। पहले मैंने आपको बताया था इसमें प्रोज़ और हीरोज़ हैं। ये देखिए, ये बुक सेकंड है, ये लिखा है बुक सेकंड। और यहाँ पर आप अगर आ जाएं, इसमें ये देखें मॉडर्न प्रोज़ लिखा है। मैंने बताया था इसको मॉडर्न प्रोज़ भी कहते हैं, प्रोज़ भी कहते हैं, मॉडर्न प्रोज़ एक ही बात है। और दूसरा है इसमें हीरोज़ है, ठीक है, हीरोज़ और मॉडर्न प्रोज़ है। अब इसमें जो पहला है आपका कंटेंट्स में अगर हम देखें तो ये पार्ट फर्स्ट है। मैंने कल आप लोगों को बताया था ये पार्ट फर्स्ट में 10 चैप्टर हैं, ये प्रोज़ के हैं 10 चैप्टर। उसके बाद ये पार्ट सेकंड है, इसमें जो है ये हीरोज़ हैं, ये 5 हीरोज़ हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ जो है वो साथ साथ लेके चलें। कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ हीरोज़ पढ़ेंगे, साथ में हम इसका चूँकि ट्रांसलेशन नहीं आती, इसके सिनोनिम आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। इसका जो है देखिए ग्रिप होनी चाहिए एक चैप्टर के ऊपर। अगर इसकी ट्रांसलेशन नहीं भी आती तो जब तक आपकी चैप्टर के ऊपर ग्रिप नहीं होगी तो आप उसके आंसर प्रॉपरली नहीं कर सकोगे, आप उसके जो है वो सिनोनिम अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाओगे। तो डाइंग सन आज हमारा पहला चैप्टर है, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। डाइंग सन का मतलब है डूबता हुआ सूरज। सर जेम्स जीन्स ने लिखा है। डाइंग सन का मतलब है डूबता हुआ सूरज। डूबता हुआ सूरज से मुराद ये है कि सर जेम्स जीन्स जो है, चूँकि वो एक साइंटिस्ट है, तो ये एक थ्योरी डेवलप करता है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, इसके बारे में। यानी इसका ये कहना है कि करोड़ों अरबों साल पहले जो है वो एक सितारा, कहते हैं कि ये कायनात इतनी बड़ी है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और इसमें जो सितारे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। शायद ज़मीन पर जितनी रेत है, उस रेत के जितने ज़रात हैं उससे भी ज़्यादा सितारे हैं।
सवाल ये है कि ये सारे सितारे जो हैं ये हरकत कर रहे हैं, जितने भी स्टार्स हैं ये इस यूनिवर्स में मुसलसल जो है वो मूव कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स में मूव करते हैं और कुछ जो है वो अकेले ट्रैवल करते हैं। तो जब इतने ज़्यादा स्टार्स हैं और वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो मूव भी मुसलसल कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ टकराते क्यों नहीं हैं, ये क्वेश्चन है। तो वो कहता है ये टकराते इसलिए नहीं है क्योंकि ये कायनात इतनी बड़ी है कि एक सितारा जो है वो अपने करीब तरीन सितारे से कोई एवरेज 10 लाख मील दूर है, तकरीबन एवरेज 10 लाख मील दूर है, इसलिए जो है ये नहीं टकराते एक दूसरे के साथ। लेकिन कहता है कि एक दफ़ा ये हुआ कि करोड़ों अरबों साल पहले एक सितारा हरकत करता हुआ सूरज के करीब आ निकला, और वो सूरज के करीब उसने एक जो है, जब वो सूरज के करीब आ गया तो सूरज के करीब आने के बाद उसने क्या किया, जैसे ये सूरज है फ़र्ज़ करें, ये सन है, ठीक है, ये है स्टार। अब जो तारा सूरज के करीब आ गया तो इसने इसके ऊपर लहरें पैदा करनी शुरू कर दी, बिल्कुल इसी तरह की लहरें जिस तरह हमारी ज़मीन के अंदर भी एक है ग्रेविटी है, इसी तरह से जैसे चाँद जो है वो ज़मीन को अपनी तरफ कशिश करता है और लहरों में मद्दोजज़र पैदा होता है, इसी तरह से ये स्टार जो है इसने इस सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब जाहिर है सन जो सूरज है वो भी इतना बड़ा है, वो इसकी तरफ तो नहीं खिंचा। ये हुआ कि सूरज के ऊपर एक पहाड़ बनना शुरू हो गया। ये एक पहाड़, ये मोल्टन मैटर था, सारा मोल्टन मैटर का एक पहाड़ जो था वो बनना शुरू हो गया। ये तारा जैसे जैसे करीब आता गया ये सूरज के ऊपर पहाड़ जो है वो बड़ा होता गया, और जेम्स जीन्स कहता है कि ये पहाड़ इतना बड़ा था कि जिसकी हम तसव्वुर भी जिसका नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, फिर इस स्टार ने पीछे हटने की कोशिश की। जब ये पीछे हटा तो ये वाली जो इनके दरमियान कशिश थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि ये पहाड़ टूट गया, टूट के टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब जब ये टुकड़ों में तकसीम हुआ तो इन टुकड़ों ने यहाँ ये खला में गिरे और सूरज के गिर्द ही चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कोई करीब गिरा, कोई दूर गिरा, और इन्होंने सूरज के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए, और बाद में यही प्लैनेट्स बन गए, और हमारी ज़मीन भी इनमें से ही एक है। अब कुछ जो प्लैनेट्स थे वो सूरज के बहुत करीब गिरे, वो इतने करीब हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, और कुछ जो थे वो इतनी दूर जा गिरे कि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, सूरज की जो हरारत है वो नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ भी वो मसला है कि वहाँ पर भी ज़िंदगी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी, ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अब कुछ सितारे जैसे कि हमारी ज़मीन भी है, अर्थ भी है, वो सूरज से उतने फासले पर गिरे और उसने सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया कि जितनी के ज़रूरत होती है एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। यानी यहाँ पर हरारत ना ज़्यादा है ना कम है, टेम्परेचर उतना है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि करोड़ों अरबों साल गुजर गए और ये ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई और इतने टेम्परेचर पर आ गई कि यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सके। अब वो कहता है, अब सर जेम्स जीन्स ये बताता है कि यहाँ पर ज़िंदगी कैसे वजूद में आई। वो ख़ुद भी इस बारे में श्योर नहीं है। वो कहता है मुमकिन है कि पानी से कोई एक खुलिए वाला जानदार पैदा हुआ खुद ब खुद, और वो जानदार पैदा होते थे और मर जाते थे, वो जानदार फिर पैदा होते, अपने जैसे जानदार पैदा करते और ख़ुद मर जाते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह से आपने थ्योरी पढ़ी है डार्विन की कि आहिस्ता आहिस्ता इनमें डेवलपमेंट्स आती गई, इनके हाथ पाँव निकले, फिर इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जानदार पैदा हुआ, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आहिस्ता आहिस्ता बंदर बन गया, फिर बंदर से डेवलप होके इंसान बन गया। ठीक है, ये थ्योरी है उसकी। अगरचे हम इस थ्योरी को नहीं मानते, बीइंग मुस्लिम हमारा जो इसके बारे में सारा नुक्ता नज़र है वो कुछ और है। तो ये वो बताता है जो सर जेम्स जीन्स है इसके बारे में कि इस तरह से इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर वो बताता है कि जो ज़मीन है सिर्फ़ उस पर ज़िंदगी कायम है,
बाकी सितारों पर नहीं है, ना सितारों पर है ना सूरज पर है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जो स्टार्स हैं ये बर्निंग बॉल्स हैं, जलते हुए आग के गोले हैं, और ये इतने बड़े बड़े हैं कि शायद एक सितारा कोई इतना बड़ा भी हो सकता है कि उसके अंदर हमारे जैसी लाखों ज़मीनें समा सकती हों, उसके बावजूद जो है उसके अंदर जगह बाकी बच जाएगी। यानी एक सितारा जो है वो इतना इतना बड़ा है, लेकिन चूँकि बहुत दूर है इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। कुछ सितारे छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो सितारे जो हैं चूँकि ये बर्निंग बॉल्स हैं, आग के जलते हुए गोले हैं, इसलिए ज़िंदगी इन पर मुमकिन नहीं है। और जो सूरज है वो भी आपको पता है आग का एक बहुत बड़ा गोला है, उस पर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बाकी क्या बचा? बाकी बचे कुछ ऐसे प्लैनेट्स जैसे ज़मीन है या मार्स वगैरह है जहाँ पर इतना टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर है, हवा है, पानी है, जो सारी ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो जो फ़िलहाल अभी आज के दौर तक जो इंसान जानता है, ज़मीन ही, अर्थ ही वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। इसके अलावा कोई ऐसा सितारा नहीं है, कोई ऐसा सितारा नहीं है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो, जहाँ तक इंसान को पता है। ठीक है, आज जो है वो इसका इंट्रोडक्शन था द डाइंग सन का। मैंने आपको बताया कि डाइंग सन जो है इसमें सर जेम्स जीन्स क्या बताता है। अब चूँकि आपका टाइम जो है वो हो गया है, तो कल हम कल जो है वो इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। आपको मैं ये 2 बातें आज बता रहा हूँ। एक तो ये वाली बुक है इंग्लिश बुक 2 सेकेंड ईयर, और दूसरी बुक आपने लेनी है ये वाली इनोवेटिव इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये सोफिया आज़ाद और इमरान हाशमी की है बुक, और ये आपको सामने से मिल जाएगी एक्सीलेंस की बुक से। मैं अभी वहाँ से लेकर आया हूँ, ये आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। आज ये आप अगर ले लेंगे तो कल आपके लिए पढ़ना आसान होगा, क्योंकि कल से मैंने आपको ये पढ़ाना है इसके क्वेश्चन आंसर, और इसके अलावा हम इसके इडियम्स, ये 2 चीज़ें स्टार्ट करेंगे, साथ में हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो अगर आपके पास बुक होगी तब आप इसको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कर सकोगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल तक आप लोग जो है वो बुक्स ले लें, और प्लीज़ अपना टाइम ज़ाया मत करें किसी भी तरह से। आप अपना ये जो वक्त है इसको यूटिलाइज़ करें, इसको काम में लेकर आएँ, इसको ज़ाया मत करें। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।